Hello friends, welcome back. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Utthan the Rising. पिछले सेशन में हम लोगों ने बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट के बीच क्या डिफरेंस है और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है इसकी चर्चा की। आइए आज एक नए प्रेपोजिशन अथवा नई समस्या पर बात करते हैं। ठीक है, जब प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन की बात हो रही है तो उससे संबंधित समस्याएं देखते हैं, उनके प्रयोग देखते हैं। एक चीज है, एक शब्द है आपके सामने DUE, ड्यू। जो ड्यू है, इस ड्यू शब्द का प्रयोग ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? टाइम के लिए। हम इसका प्रयोग समय के लिए करते हैं। तो एडजेक्टिव के रूप में ड्यू का प्रयोग जब हम करते हैं और ये जब समय बताता है तो इसके साथ हम इन्फिनेटिव को लेके आते हैं। इन्फिनेटिव मतलब आप समझ रहे हैं, टू प्लस वर्ब। ठीक है, हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अब देखो, आपको इसका जरा ध्यान रखना है कि आप कहेंगे ध्यान से, यहां पर इन्फिनेटिव वो टू इन्फिनेटिव का हिस्सा होगा, प्रेपोजिशन नहीं होगा। क्योंकि आप सेंटेंस को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रेपोजिशन। आप कहेंगे द रेस इज ड्यू टू स्टार्ट इन 10 मिनट्स। देखिएगा जरा, ये आपके सामने है, ड्यू टू स्टार्ट। ये टू इस वर्ब के साथ इन्फिनेटिव बना रहा है, इसके लिए ये ड्यू टू जो आप सुने हुए हैं, ड्यू टू, वो ड्यू नहीं है, केवल ड्यू ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। इससे समय मतलब रेस बस 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, 10 मिनट बाकी है रेस स्टार्ट होने में। तो आप इस एडजेक्टिव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करते हैं और ये टाइम की बात करता है, इससे टाइम का बोध होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्फिनेटिव के साथ भी आएगा। आप इसको अकेले भी बिना इन्फिनेटिव के भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि द प्लेन इज ड्यू एट 6। ये देखिए, अर्थात जहाज के उड़ने का, फ्लाइट को टेक ऑफ करने का जो समय है वो 6 बजे है, ड्यू एट 6। ये देखिए, यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं आया, सीधे आपने रख दिया फ्रेज को, है ना, टाइम फ्रेज को सीधे रख दिया। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद इन्फिनेटिव आया और इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आया। अर्थात एडजेक्टिव के रूप में ड्यू का प्रयोग हम इन्फिनेटिव के साथ भी कर सकते हैं और अकेले भी कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन हम लोग तो पर प्रेपोजिशन रहे हैं ना, लेकिन इस ड्यू से ही वो प्रेपोजिशन बनता है, इसलिए यहाँ से बात शुरू करनी आवश्यक थी। अब देखो जरा, अब साहब इसको संभाल लीजिएगा, अपने हिसाब से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ड्यू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कैसे एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। अब देखो, अब इसी ड्यू के साथ जब आप टू लगाकर इसे प्रेपोजिशन बना लेते हैं, ये ड्यू अकेला था, अब इस ड्यू के साथ टू जोड़िए, ये बन जाता है प्रेपोजिशन। अब देखिए, इस ड्यू में जोड़ दिया, मैं फिर से लिख देता हूं, ड्यू टू। अब ये है प्रेपोजिशन। अब ये एडजेक्टिव से प्रेपोजिशन बन गया ड्यू टू। ठीक, और इस ड्यू टू का मतलब होता है द रिजल्ट ऑफ। क्या संभालिएगा बात को, ड्यू टू का मतलब होता है द रिजल्ट ऑफ, किसी चीज का परिणाम, क्या परिणाम निकला। ठीक है, द या अ भी कह सकते हैं आप, द रिजल्ट या अ रिजल्ट, बल्कि यही लिख लो, अ रिजल्ट ऑफ ड्यू टू। अब ध्यान से आप समझ गए मैं ये चर्चा क्यों करना चाहता हूँ अलग से, स्पेशली मैं सिर्फ इसी की चर्चा आज करना चाहता हूँ
इस ड्यू टू की जगह ओइंग टू का प्रयोग भी होता है। ड्यू टू की जगह ओइंग टू, दोनों प्रीपोजिशन है, लेकिन अंतर है। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। अब संभालिएगा मामला देखिए, ड्यू टू मीन्स अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप किसी घटना, किसी कार्य का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, उसके लिए हम ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। और ओइंग टू का मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ, कोई चीज वहां पे कारण बने, कॉज बने, रीजन बने, तो हम ओइंग टू का प्रयोग करते हैं। और ये बात, ये डिफरेंस का ध्यान न रखते हुए हम धड़ल्ले से ओइंग टू की जगह ड्यू टू और ड्यू टू की जगह ओइंग टू का प्रयोग करने लगते हैं और हम ब्लंडर करते हैं दोस्त। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनाए गए कमीशन के द्वारा और हम उसका ध्यान नहीं रखते। आज भी बहुत से स्टूडेंट्स, इवन आई डेयर से some teachers are confused that both are the same. No, these two phrases or two prepositions are not the same. Due to result of का सेंस देता है, इसलिए you cannot use due to in the beginning of a sentence. आप किसी वाक्य का आरंभ ड्यू टू से नहीं कर सकते, इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। ये वाक्य का पहला शब्द, पहला फ्रेज नहीं हो सकता। यू कांट स्टार्ट योर सेंटेंस विथ ड्यू टू, रेदर यू मस्ट यूज ओइंग टू, ओइंग टू के कारण। इफ यू वांट टू यूज इन द बिगिनिंग ऑफ योर सेंटेंस that phrase, that preposition should be owing to, not due to. It is always followed by a noun or a pronoun. Be clear, no confusion. That's why owing to और due to के बीच के अंतर को, इसके बारे में राय है एजे टॉमसन साहब का कहना है, टॉमसन एंड मार्टिनेट, टू ग्रेट स्कॉलर्स, दे आर वीमेन, उनका कहना है कि ये डिफरेंस होने के बावजूद जो इंग्लिश मैन हैं वो इस बात को लेके बहुत केयरलेस हैं, वो ध्यान नहीं देते, इसलिए वो बार बार ड्यू टू की जगह ओइंग टू और ओइंग टू की जगह ड्यू टू का प्रयोग कर बैठते हैं। ये शिकायत है एक फेमस ग्रामेरियन का, उनकी फेमस पुस्तक में, जो यूरोप की बहुत लोकप्रिय पुस्तक है, उसमें वो लिखती हैं, दोनों विदुषियाँ लिखती हैं, टॉमसन एंड मार्टिनेट, कि जो इंग्लिश पीपल हैं इस डिफरेंस को लेके बहुत ही केयरलेस हैं, लापरवाह हैं, वो अक्सर ओइंग टू के बजाय ड्यू टू से सेंटेंस को प्रारंभ कर देते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको शायद ये बात समझ में आ गई हो कि क्यों अक्सर आप ड्यू टू से सेंटेंसेस पाते हैं हर जगह, कभी अखबारों में और जगहों पे, और आप कहते हैं कि गलत नहीं है, और जब आप कमीशन में जाके क्वेश्चंस लिखते हैं तो गलत हो जाता है, आप अपना नंबर खो देते हैं। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंस को अंग्रेज ध्यान नहीं देते, वो लापरवाही करते हैं, आप उसी को देख के फॉलो करते हैं कि अखबार में लिखा है, इस मैगजीन में लिखा है तो गलत कैसे होगा, है गलत। फॉर्मल इंग्लिश में ये डिफरेंस है, आपको समझना है। कहने का मतलब क्या है कि आप कहेंगे कि द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। ये देखिए जरा, मैंने क्या कहा कि ये सेंटेंस में जब आएगा तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आ जाए। देखिए नाउन आ गया, केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के चलते दुर्घटना हुई। आप ड्यू टू का प्रयोग यहां कर रहे हैं, देखिएगा। अगर आप इसको ओइंग टू से लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे ओइंग टू his carelessness the accident occurred। देखिए जरा, owing to his carelessness the accident occurred, अर्थ दोनों का एक ही है। both the sentences have the same meaning, but look at the structure, look at the position of due to and owing to. You can't
replace owing to by due to. These two phrases or preposition, rather say preposition, cannot interchange themselves. आपस में एक दूसरे को बदल नहीं सकते. You cannot say due to his carelessness. It's a wrong sentence. Wrong sentence. अंतर देखिए कि एक्सीडेंट उसकी लापरवाही का परिणाम था, उसकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप दुर्घटना हुई, और इसका अर्थ है कि उसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई. सेम मीनिंग है, कोई अंतर नहीं है. लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते. आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस को आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो ओइंग टू से करेंगे, ड्यू टू से नहीं करेंगे. आई रिपीट अगेन अगेन, बट you might say कि we have found so many sentences beginning with due to. I agree, I accept it. I told you earlier why it happens, because English people are very careless about these difference between owing to and due to. That's why it happens. But the Puritans, the grammarians, the formal English opposes it. आप ध्यान रखिए, पारंपरिक अंग्रेजी इसका विरोध करती है, और इसीलिए यहाँ से बार बार सवाल आए हैं. आप जाके देखिए क्वेश्चन बैंक्स में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नहीं होता. आई होप कि आज के बाद आप ड्यू टू और ओइंग टू के बीच के कंफ्यूजन को समझ गए होंगे. मैं आज सिर्फ इसी मुद्दे पे एक छोटा सा सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्लास में बच्चे इस पे डिस्कस कर लेते हैं. कभी और तो भीड़ जा रहे हैं, सर जी हम तो किताब में पढ़े हैं, सर जी फलाना जो तो ऐसे बताया गया, सर जी वो तो कहे कि दोनों सही होता है. नहीं, अर्थ दोनों का एक है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है. आई रिपीट अगेन एंड अगेन, यू कांट बिगिन अ सेंटेंस विथ ड्यू टू. Always start with owing to, and don't forget to use to. Owing to means के कारण, because of, and due to means a result of, के परिणाम स्वरूप. इसलिए हम due to से कभी सेंटेंस को प्रारंभ नहीं करते. आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, आप ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. आप कहेंगे कि बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण. एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए, मेक इट क्लियर, बी कॉन्फिडेंट. एक आध एग्जाम्पल और देता हूं, तब इस सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं. आज सिर्फ इसी पर चर्चा इसलिए क्योंकि पिछले 6-7 इयर्स की टीचिंग में इस मुद्दे को लेकर कई बार बच्चे कंफ्यूज, कई बार सवाल. आज के बाद आप मत करिएगा. ये देखो, आप कहोगे कि ओइंग टू इलनेस, बीमार होने के कारण, ही डिडंट, या हिज जोड़ लो, हिज इलनेस, अपनी बीमारी. अच्छा सेंटेंस होगा. ओइंग टू हिज इलनेस ही डिडंट अटेंड द मीटिंग. बीमार होने के कारण, अपनी बीमारी के कारण उसने मीटिंग अटेंड नहीं किया. ओके, बट यू विल से ही, सेम सेंटेंस देखो बदल दो आप, ही डिडंट अटेंड द मीटिंग, सेम सेंटेंस. अब यहां क्या जाएगा, ड्यू टू हिज इलनेस. लुक एट हियर, सेम सेंटेंस, दोनों का मतलब है कि बीमार होने के कारण, लेकिन एक में अपनी बीमारी के परिणाम स्वरूप, एक में के कारण, बिकॉज दोनों के मीनिंग में अंतर है. बोथ आर करेक्ट. इफ यू से ड्यू टू हिज illness he didn't, आगे आप समझ रहे हैं, it's a wrong sentence. You can't use here due to. So I hope I am able to make you understand the difference of due to and owing to, and I request you to follow this rule by heart, because so many English people do this mistake. You mustn't, because you are a competitor. You have to pass the examination to fulfill your dreams. When you speak, sometimes people don't care what you say. If I understand your emotions or expressions, then I
or anybody shouldn't think much about the grammar. Colloquial language is quite different from written English. So be careful, owing to and due to. I hope it will help you to understand the difference. Next session we will discuss some more prepositions. Okay, thank you.